हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3 आ गया है आपके सामने। आज के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 और नए क्वेश्चंस को, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हमारे सारे क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने ऑप्शन लिख देता हूँ। g² + a², बी हमारे पास है a cos थीटा, सी हमारे पास में है g sin थीटा और a cos थीटा, और डी हमारे पास में है a sin थीटा। ये क्या कह रहा है? अ ट्रॉली हैव हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a, द पेंडुलम बॉब ऑफ मास m get deflected to the maximum angle theta with the vertical net acceleration will be। ये कह रहा है कि एक ट्रॉली है, ये एक ट्रॉली है, मैं इसके टायर बना देता हूँ। ये एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से चल रही है इस तरफ, तो यहाँ पर एक बॉब लटका हुआ है, ये एक बॉब है एम मास का। अब ये जब ये ट्रॉली इस एम मास से इधर की तरफ, ये एम मास की ट्रॉली, सॉरी ये ट्रॉली जब इस तरफ जाएगी तो ये जो बॉब होगा ये पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हम जानते हैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाथों हाथ हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लगा देते हैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। कुछ मत करना, जरा ढंग से देखना। मान लेते हैं कि पहले ये बॉब रेस्ट पे था, तो ये बॉब यहाँ था। अब ये मैक्सिमम एंगल थीटा से इधर आ गया, ये बॉब कहाँ आ गया? इधर, थीटा से इधर आ गया। कैसे? ट्रॉली एक्सेलरेशन से इधर चली, स्यूडो फोर्स ने इस बॉब को ऊपर की तरफ इतना उठा दिया। अब ये बॉब जब इतना ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये बॉब जब इतना ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो यहाँ पर दो फोर्सेस लगेगी, एक फोर्स नीचे mg और इधर की तरफ स्यूडो फोर्स ma। हमें पता लगाना है इसका नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है देखते हैं। मैं इसके अलोंग यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि ये रस्सी से लटक रहा है, इसका मतलब इसका एक यहाँ पर टेंशन होगा। ये थीटा, तो यहाँ भी कितना? थीटा। मैं नीचे की तरफ इसका नेट एक्सेलरेशन मान लेता हूँ। आप ऊपर की तरफ भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो माइनस में साइन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ मानता हूँ इसका नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन इसका नीचे की ऊपर की तरफ मानता हूँ। अगर आप ढंग से देखो, मैंने यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींची है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात क्यों नहीं करेंगे टेंशन फोर्स के ऊपर? क्योंकि यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जो कि एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो वो एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालते। और आप भी जानते हैं ये थीटा टेंशन एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स नहीं डालेंगे, एक दूसरे पर क्या नहीं डालेंगे? प्रभाव नहीं डालेंगे। तो अब हम टेंशन फोर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, हमारा काम होगा इससे। तो चलिए अब सबसे पहले बात क्या होगी यहाँ पर, जरा वो समझते हैं, ढंग से समझेंगे। अब क्योंकि ये थीटा, अब मैंने इसमें यहाँ पर एक ऐसा एंगल मान लेता हूँ। मैंने कहा ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। समझ में आ गया हमें? अच्छा, ma का एक कंपोनेंट इधर की तरफ ma का एक कंपोनेंट बना, तो इधर का ma का कंपोनेंट कितना हो गया? ma cos ऑफ थीटा। और नीचे की तरफ ये थीटा, लेकिन हमें इधर की तरफ का देखना है, इस तरफ का। हम देखो, अगर मैं ढंग से देखूंगा तो ये होगा cos ऑफ थीटा, तो ये कितना होगा? sin थीटा। तो हो गया कितना? mg sin थीटा। हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। अब बात क्या हो रही है, हम मान लेते हैं जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका एक फॉर्मूला ये होता है, समीशन ऑफ एफ एम है। समीशन ऑफ एफ क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर पूरा नेट फोर्स, मुझे क्या निकालनी? नेट फोर्स। मैं नेट फोर्स निकालूंगा, मुझे नेट एक्सेलरेशन अपने आप मिल जाएगा। तो मुझे नेट फोर्स पता कर लेता हूँ, मैं नेट फोर्स पता कर लूंगा, मुझे नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और इसमें मैं नेट फोर्स निकालने का तरीका आपको बता चुका हूँ। जिस तरफ का एक्सेलरेशन होता है उधर की फोर्स को पॉजिटिव मान लो। एक्सेलरेशन इस तरफ का हो गया तो पॉजिटिव क्या हो गया? ma cos थीटा। जाहिर सी बात है, मान लेते हैं। माइनस सॉरी एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है ना, हाँ इस तरफ हो रहा है, तो mg sin थीटा, क्योंकि ट्रॉली इस तरफ जा रही है, और ma cos थीटा, इसको मैंने माइनस किया बाकायदा ma। अब इस m को नीचे लाऊंगा, ये देखो अगर मैं ढंग से देखूँ तो ये m से m कट गया, तो हमारे पास ये जो a नेट आया, ये नेट है, ये कितना आया? g sin थीटा माइनस a cos ऑफ थीटा। क्या आपको समझ में आया?
बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट लगा, कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं, कुछ ज़्यादा फिजिक्स नहीं, सीधा न्यूटन का सेकंड लॉ से भी हो जाएगा। और अब अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट से हुआ, डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट करने का इससे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल फोर्स अपॉन मास, ये ए नेट निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल फोर्स अपॉन मास। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको एक्सेलरेशन बोले तो मास को तो आप नीचे रखेंगे, आप फोर्स का कंपोनेंट पता कर लेना, फोर्स का कंपोनेंट पता करके यहाँ रख दो, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। फोर्स का कंपोनेंट आपको डायरेक्ट पता करना है तो जाहिर सी बात है आपको देखना है किधर कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर ये बॉब इधर आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ये बॉब यहाँ पर आ गया, सॉरी ये बॉब ऐसे आ गया ना, यहाँ पर ये था, यहाँ पे यहाँ आ गया। इसका मतलब है अब इस पर दो कंपोनेंट काम करेंगे फोर्स के, तो इसका मतलब जब दो कंपोनेंट काम करेंगे तो वो सेक थीटा और कॉस में बनेंगे, वहाँ से आप फोर्स का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको फोर्स का कंपोनेंट निकालना नहीं आता, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फोर्स का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो ये बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कंपोनेंट और नेट फोर्स कैसे निकालते हैं वो मैंने पूरा मेरे टेंशन की क्वेश्चन सीरीज के अंदर समझाया हुआ है, और जो मैंने लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस बताया उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है। तो आप मेरी टेंशन की क्वेश्चन सीरीज देख लीजिए और टेंशन की वीडियोज़ देख लीजिए, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि जो नेट फोर्स बनती है वो कैसे बनती है, अगर आपको नेट फोर्स बताना नहीं आता। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मास ऑफ m इज वेरी हैवी कंपेयर टू द मास ऑफ m। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, एक ऐसा पुलिस सिस्टम है और उसमें कहा गया है एक कैपिटल M मास है और एक स्मॉल m मास है, ठीक है। और हमसे कहा गया है इस पुली के अंदर कि ये जो कैपिटल M है ये स्मॉल m से बहुत बड़ा है, तो हमसे पूछ रहा है पुली की जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा, A 4 mg, B 2 mg, C 0 और D none of this। चले देखते हैं अब होगा रहा है। सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा जरा ढंग से देखिएगा, ये मास ज़्यादा है तो नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ। मैंने अभी बताया आपको नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितनी, अब क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा, ये एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव, और ये के ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव। ये मैं बता चुका हूँ, इसका नेट फोर्स का टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये पूरा टेंशन के अंदर समझा चुका हूँ। और टोटल मास कितना हो गया हमारे पास, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अच्छा इसको मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो m माइनस m g अपॉन m प्लस m। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ ये आई कैसे। देखिए एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। ध्यान रखिएगा जिस तरफ भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वहाँ का फोर्स का कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब इस m पर जो फोर्स लग रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और उसके उल्टा एक्सेलरेशन के उल्टा जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसकी फोर्स को हमेशा बड़ी वाली फोर्स में से माइनस कर देंगे, यानी कि नेगेटिव में लेंगे। इस चीज़ को बस इतना याद रखना, क्योंकि हमें यहाँ नेट फोर्स निकालनी है, और नेट फोर्स क्या होती है, ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो नेट फोर्स कहलाता है। चलो अब यहाँ पर ये प्लस आएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे यार, यहाँ पर टंटा खड़ा हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये हमें हमारा बहुत काम आएगा। ये कह रहा है कि कैपिटल M स्मॉल m से बहुत 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 ज़्यादा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये m माइनस m और ये m प्लस m बराबर है किसके, कैपिटल M के। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं, प्लस वाले को। देखिए मान लीजिए बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें जाकर मैं 1 लोटा पानी डाल दूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। हम कंसिडर किसको करेंगे, समुंदर को करेंगे या उस 1 लोटे पानी को करेंगे? ना, समुंदर को ही करेंगे। अब वापस एग्जाम्पल लेते हैं, वो इतना बड़ा समुंदर है, उसमें से 1 लोटा पानी निकाल लिया, कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। रहेगा तो वो मास m ही। बिल्कुल ये ऐसे बात, यही बात रही है। इसका मतलब ये m माइनस m भी किसकी बराबर, m की बराबर, और यहाँ भी m के बराबर। ये g, m से m कैंसल, a बराबर कितना आ गया, g आया। अच्छा इसमें हमसे पूछा है टेंशन। टेंशन पूछा, अभी तो हमने टेंशन निकाला नहीं, अभी तो हमने ये कहा कि a और g दोनों क्या है, बराबर, यानी कि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोगों को?
इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई ये मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा, उसमें एक छोटा सा मास जोड़ दूँ तो उस बड़े वाले मास को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर छोटा सा कुछ घटा दूँ तो भी इस बड़े वाले मास को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये m ही रहेगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में से कुछ थोड़ा सा माइन्यूट सा किसी चीज़ को निकाल लो तो उससे उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समुद्र को नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे। अब बात करते हैं टेंशन की। तो टेंशन कैसे निकलेगा, क्योंकि टेंशन ही हमें सबसे बड़ा टेंशन देता है। तो अब मुझे टेंशन फोर्स निकालनी है, तो टेंशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। जिस तरफ टेंशन लग रहा है उस तरफ का फोर्स कौन सा, पॉजिटिव। T ऊपर -mg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ma। ये बराबर कितना है, g के, वापस g। T बराबर कितना हो जाएगा, mg प्लस mg इक्वल्स टू 2mg। क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमें मिल गया। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब हल्के से हल्का क्वेश्चन था, सिर्फ डराने के लिए आपको दिया गया ताकि आपके दिल में एक डर पैदा हो जाए फिजिक्स को लेके। और फिजिक्स को लेके डर पैदा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन को समझना है और आंसर आपके हाथ में होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी, क्योंकि मेरी थोड़ी आदत ऐसी है थोड़ा फास्ट की, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसको धीरे कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैंने इसको देखा तो मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया ताकि ये क्वेश्चन आपके फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स को, मतलब लगभग 70% क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को ये क्वेश्चन क्लियर करता है। 70% कॉन्सेप्ट को ये क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता है। तो चलिए बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन में मैं आपको सीधा ऑप्शन से लिखूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इस क्वेश्चन नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये क्या कह रहा है कि भाई हुआ क्या कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन whose inclination theta on the horizontal can be varied. Which of the following graphs indicates that how the friction force between block and plane varies when the theta is increased? तो यार ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चले देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या, इसमें कहा है कि भाई साहब आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका एंगल है थीटा। अभी हमारा ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे, बस इतना अभी रेस्ट पे रखना है। ठीक है, अपने दिमाग को भी रेस्ट पे रखें और ब्लॉक को भी रेस्ट पे रखें। क्वेश्चन ने कहा कि भाई साहब थीटा को हमने इंक्रीज करना शुरू किया, थीटा को इंक्रीज करना शुरू किया, इसका मतलब वो उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुंचेगी, एक ऐसे एंगल तक जहां पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। और वो एंगल क्या कहलाता है, जिस एंगल पर ये चीज़ें नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट होती है, ब्लॉक नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट होगा, उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। याद है आपको, एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज नहीं पता क्या होता है, वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। पूरा एंगल ऑफ रिपोज को समझाया उसके अंदर मैंने डिटेल में कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, और उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने थोड़ा सा बताया था, मतलब ब्लॉक लेके केस में क्या होता है। तो अब अभी कह रहा है कि हमारा ब्लॉक रेस्ट पे, इसका मतलब अभी थीटा बड़ा नहीं है, थीटा अभी हमारा वहीं चुपचाप बैठा है। मान लेते हैं कि वो एंगल ऑफ रिपोज अल्फा तक पहुंचा, अब ब्लॉक भाई साहब खिसकना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अभी ब्लॉक रेस्ट पे तो भी इस पर एम जी साइन थीटा इधर की तरफ, ये एम जी नीचे की तरफ, एम जी कॉस थीटा इधर की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, ये तो सब कंपोनेंट हमको पता है, बहुत बार बना चुके हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अभी तो थीटा था, खिसकना कब स्टार्ट हुआ, अल्फा पे, मतलब जब थीटा बराबर अल्फा हुआ तो हमारा ब्लॉक खिसकना स्टार्ट हो गया, यानी स्टैटिक से काइनेटिक में स्विच हो गया। ये चीज हमारे क्लियर हुई। यही हमसे पूछा है कि ब्रदर आप इतना बताओ कि फोर्स और प्लेन के बीच में
जो ये स्टैटिक से काइनेटिक का खेल चल रहा है, ये कितने एंगल के बीच में चल रहा है, 0 से 90 के बीच में, तो ये उसमें ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे एकदम से नीचे ऊपर या धीरे धीरे नीचे ऊपर या डायरेक्ट से नीचे या ऐसे ट्राइंगल। अब ये हमसे सवाल में ये पूछा है कि भाई साहब जब आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, आपने थीटा बढ़ाया 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 बढ़ाया, एंगल ऑफ रिपोज बढ़ा 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 बढ़ा, मान लो जैसे मेरा किसी के दिमाग में आएगा चलो ऐसे ब्लॉक को इसका थीटा ऐसे इंक्रीज कर देते तो ब्लॉक एकदम से ऐसे झट से नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये भी तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू है, लेकिन ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा की वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा ज़्यादा, किससे? थीटा से। भाई इस थीटा से तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देख लो बहुत ज़्यादा प्लेन से दिख रहा ना कि इस थीटा से, ये थीटा था जब ये एंगल थीटा था, ब्लॉक रेस्ट पे था, अब इसकी वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो ये तो एकदम से ब्लॉक नीचे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है भाई साहब इस सारे पर्पज में आप सिर्फ इतना हमें बता दो कि ग्राफ क्या बनेगा जब आप थीटा को इंक्रीज करोगे। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाइए, हम थीटा को इंक्रीज कर कितना सकते हैं? 0 से 90 डिग्री, और क्या? बस मैं किसी चीज़ को ऐसे सोई हुई पड़ी है उसको 90 डिग्री पे खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि वापस तो फिर से वो सोने में चली जाएगी ना, तो इसका मतलब हम उसको 90 डिग्री पे ही खड़ा रख सकते हैं। मतलब 0 से 90 तक हमारा काम यहीं तक चलेगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब मेरे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, 90 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें ये समझना होगा। मैं अभी आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ इस ग्राफ को पहचानने के, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपोनेंट तो बने हुई है, फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन निकालूंगा तो ये बनेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ कौन सी लग रही है भाई, ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एम जी साइन थीटा। अब अगर ढंग से देखो तो मुझे यहाँ पर दो मिले हैं, एक मिला है कि फ्रिक्शन फोर्स साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है और एक मिला है कि फ्रिक्शन फोर्स कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ये दोनों वर्क के करेंगे क्योंकि ये तो दोनों ही फ्रिक्शन को डिनोट कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन फिर से खड़ी हो गई कि हम इन दोनों में से कंसीडर किसको करें, हम इन दोनों में से कंसीडर किसको करें भैया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि ये भी फ्रिक्शन बता रहा है, ये भी फ्रिक्शन बता रहा है। देख लो ये भी फ्रिक्शन से तो बनाया मैंने फॉर्मूला, और ये भी फ्रिक्शन से बना रहा है। ये मैंने म्यू एम जी ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, म्यू एन एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है, तो म्यू की जगह एन की जगह वैल्यू रखा तो ये बना। तो अब सवाल खड़ा हुआ कि मैं किसको कंसीडर करूं, इसको या इसको। आपको मैं मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ। देखो भाई साहब, जब तक ब्लॉक रुका हुआ रहेगा मैं इस पे बात करूँगा, जैसे ही ब्लॉक चलना शुरू हुआ मैं इस पे बात करूँगा। ठीक है, क्यों? देखो भाई क्या है ना, मेरी जो साइन थीटा जो होता है ना, इसकी वैल्यू थीटा बढ़ाने पे बढ़ती है। आप भी जानते हो साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 1 होती है, और जो हमारा कॉस थीटा होता है इसमें थीटा वैल्यू बढ़ाने पे घटती है। तो आपने पढ़ाई का टेबल देखी होगी। इसका मतलब ये साइन थीटा कब तक रहेगा? जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू को बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। फिर एक मोमेंट आया थीटा बराबर हो गया अल्फा यानी कि एंगल ऑफ रिपोज के, तब हमारा ऑब्जेक्ट किस में चला गया भैया? काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइड होना शुरू हो गया। अब स्लाइड होना शुरू हुआ और फिर स्लाइड होना शुरू होने के बाद भी आप लोगों ने क्या किया? इस प्लेन को इंक्रीज करते रहे करते रहे करते रहे जब तक ये 90 तक ना पहुंचा। अब जैसे ही स्लाइड होना शुरू हुआ कॉस थीटा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्यों? आप ढंग से सुनेगा। अब ये कॉस थीटा क्या करेगा? जैसे जैसे अब आप एंगल बढ़ाते जाओगे इस कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, इसका मतलब फ्रिक्शन भी घटेगा। अरे फ्रिक्शन घटेगा तभी तो ब्लॉक और ज्यादा स्लाइड करेगा। फ्रिक्शन घटेगा तभी तो ब्लॉक और ज्यादा स्लाइड करेगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेगा। इसका मतलब ब्लॉक को और ज्यादा तेजी से स्लाइड होने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन कम होना चाहिए। फ्रिक्शन कम होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। बस बात खत्म। तो समझ लीजिएगा साइन थीटा को मैंने कब चूज किया? जब ब्लॉक स्टैटिक पोजीशन में था, ब्लॉक चल नहीं रहा था, तब मैंने इंक्लाइन प्लेन को ऐसे बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, थोड़ा सा अब वो ब्लॉक हल्का सा चलना स्टार्ट हो गया।
जैसे ही वो हल्का सा चलना स्टार्ट हुआ, मैंने cos थीटा को कंसीडर किया। मैंने cos थीटा को क्यों कंसीडर किया? क्यों? क्योंकि अब cos थीटा ही है, cos थीटा ही है जो फ्रिक्शन को कम कर सकता है। क्योंकि अगर sin थीटा, मेरे भाई लोगों, sin थीटा प्रोपोर्शनल टू f, sin थीटा की थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब मैं sin थीटा कंसीडर नहीं कर सकता, मैं cos थीटा ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि cos थीटा वो है जो मुझे ये बता रहा है कि आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल आई। तो इसका मतलब जब मैं रुका हुआ था तो sin थीटा की वैल्यू मेरी बढ़ी, sin थीटा की वैल्यू मेरी बढ़ी यहाँ तक, तो फ्रिक्शन भी बढ़ा। देख लो, sin थीटा बढ़ा, sin थीटा बढ़ा तो फ्रिक्शन भी बढ़ा। इसका मतलब ग्राफ ऐसे है। फिर जब वो चला कहाँ पर, थीटा बराबर अल्फा पे आया और वो नीचे चलना स्टार्ट हुआ, मैंने इस लाइन को थीटा बराबर अल्फा, अब यहाँ पर वो चलना स्टार्ट हुआ तो फिर हमारा cos थीटा खड़ा हो गया। अब cos थीटा का कर्व मैंने देखा तो cos थीटा बढ़ाने से फ्रिक्शन क्या हुआ? कम। ये देख लो, ऐसे कम होने लग गया। इसका मतलब मेरा बी नंबर का बिल्कुल सही है। ग्राफ जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल मेरा क्या है? सही है। अब मैंने आपसे कहा इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो यार आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। जरा ये देखो, इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में f की वैल्यू पहले बड़ी फिर अचानक से कम हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप पहले फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाते जाओ फिर एकदम से आपने उसको झटके से नीचे लाया। इसका मतलब आपने ब्लॉक को एकदम से नीचे फेंक दिया है। फेंकने से क्या होगा? नॉर्मल फोर्स खत्म हो जाएगी। नॉर्मल फोर्स खत्म होगी तो फ्रिक्शन ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा काम का नहीं है। चलो खत्म, अभी इसको छोड़ देते हैं, इस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये कह रहा है, अब अगर ढंग से देखो तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम होती जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो रही है और एंगल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, एंगल बढ़ रहा हो और फ्रिक्शन कम होता जाए। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। ठीक है, अगर ढंग से देखो तो ये एंगल ऐसे की तरफ, ये कर्व ऐसे वैसे ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। देखो तो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है और फ्रिक्शन कम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई साहब पहले हमें, अभी जब हमारा ब्लॉक रुका हुआ है तो ब्लॉक जब रुका हुआ है तो उसका एंगल कम करेंगे तो फ्रिक्शन भी कम होगा, एंगल बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। साइन एफ समानुपाती, एफ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, अभी हमने देखा। इसका मतलब ये मामला भी सही नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि फ्रिक्शन एकदम से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एकदम स्लाइड वे में काम होता है हमारा, स्लाइड वे में, सिंपल वे में काम होता है। तो ये भी एक तरीका है इन ग्राफ्स को पहचानने का। हाँ, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। अब ला रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कटे गए हो, 2 3 हो गया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, आई थिंक मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग गलत लगा दी है शायद। शिट यार, नहीं 2 मिनट है प्लीज। 1 2 3, ये थर्ड क्वेश्चन ही था ना हमारा? हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन ही है हमारा। ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, इसने हमसे पूछा है, कहा कि भाई साहब ये कैसा सिस्टम है भाई साहब, इस सिस्टम के ऊपर भाई साहब इसका मास है 2 म्यू भाई साहब, ये है हमारा m मास का, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है भाई साहब, ये एक ऐसा स्ट्रिंग ऐसा लटका हुआ भाई साहब, इधर से एक पुली ऐसा भाई साहब और ये ऐसे ही है भाई साहब, और ये पुली ऐसे और ये f। अब ये भाई साहब ये कह रहा है आप हमें बता दो इसका एक्सेलरेशन, क्या बता देते? एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी, इसमें हमसे पूछा है म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के भाई साहब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा। चलो भाई साहब बता देते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब जब आप F फोर्स से किसी चीज़ को ऐसे खींचोगे, इसको, इस स्ट्रिंग को ऐसे खींचोगे तो ये सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिस्टम चलना जब स्टार्ट होगा तब आपको ये बताना है कि इस m ब्लॉक और इन दोनों के बीच के अंदर जो म्यू है उसकी वैल्यू क्या है इन चारों में से। चलो निकाल लेते हैं। हमारे पास वही पहले नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमेशा आप एक्सेलरेशन निकालो, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं दिया, निकाल लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? टोटल फोर्स अपॉन
क्या? टोटल फोर्स अपॉन, अरे बोलो, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, समझ गए? तो टोटल फोर्स हमारा अभी हमारी जो लग रही है फोर्स, हमें निकालना किसका? 2 mg का निकालना ना, हमें 2 mg का, हाँ इसमें 2 mg ही दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल फोर्स हमें यहाँ पर कुछ दी नहीं है तो हम सिर्फ उसका F ही मानेंगे। टोटल मास हमारे पास कितना हो गया? 2m प्लस m, आंसर कितना है? F/3m। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया F/3m। देखो इसका मतलब है कि हम यहाँ से ये तो फाइंड कर सकते हैं कि हमारा इनमें से एक आंसर तो आ सकता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर आप ढंग से देखो तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, गारंटी देता हूँ, दोनों ही नहीं होंगे। होने में से उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हमसे पूछा है इसके अंदर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, क्या पूछा हमसे? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन में आगे हमसे कहा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू आप निकाल दीजिए। हम जानते हैं कि F इक्वल टू कितना होता है? m। अब ये F इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? इधर की तरफ, तो मतलब इसको मुझे छेड़ना नहीं है। A की जगह मैं कितना रख सकता हूँ? F/3m, ठीक है। ये F की जगह मैं कितना लिखूंगा? इस फोर्स में से ये फ्रिक्शन फोर्स माइनस होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है? म्यू mg, ये माइनस होगी, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है? म्यू n, और n हमारा यहाँ पे भी कितना है? mg। नॉर्मल फोर्स नीचे mg लग रही ना, इसलिए F की जगह मैंने कितना रखा? म्यू mg। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नेट फोर्स से काम करना है, ध्यान रखिएगा, नेट फोर्स से ही काम करूंगा। मैंने सारा नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट अपनी वीडियोस में बता रखा है, मैं बार बार नहीं समझा सकता। थोड़ा नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बताने के लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, और हमारे क्वेश्चंस में अगर हम इतनी लंबी वीडियोस बनाएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, और मैं भी हुआ मतलब बताने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं करा क्या रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बता सकता। अगर आपको ये चीज़ें समझनी है कि नेट फोर्स क्या होती है, टेंशन फोर्स क्या वर्क कर रही है, कहाँ से क्या वर्क कर रहा है, ये पूरा बेसिक है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उसके अंदर सब कुछ मैंने क्लियर करके रखा है। तो ये F माइनस FS ये मैंने क्यों किया? देखिए इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ की फोर्स पॉजिटिव, ये फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ लगने से मैंने इसको माइनस में डाला है, अभी मैंने बताया था। FS की वैल्यू कितनी होती है? म्यू mg, इसको उधर रखेंगे m, ये m से m कैंसिल, तो बचा कितना? F/3, ये प्लस म्यू mg, इसको उधर भेज देते हैं, तो F माइनस F/3 इक्वल्स टू म्यू mg, ठीक है। म्यू को इधर ही रखेंगे, इसमें से करेंगे तो देखो बचा 2F/3, इस mg को नीचे भेज देते हैं, तो बचा कितना? mg। हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे वर्क किया? भाई ये इधर F जा रहा है, ये ऐसे जाएगा तो देखो ये फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये ब्लॉक भी साथ में जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये जाएगा। और एक्चुअल में अगर आप ढंग से देखें ना तो सिर्फ यही ब्लॉक खिसकेगा, नीचे वाला ब्लॉक नहीं खिसकेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक्चुअल में इसको लेके जा रही है, इसको नहीं लेके जा रही, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। चलिए, ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस में ला भी नहीं रहा हूँ, ताकि मैं अभी लाऊंगा अगली वीडियोस के अंदर तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। अब लिखा है अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग अलोंग अ इंक्लाइंड प्लेन इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ चैम्बर इज a एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस। ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है इस चैम्बर के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और थीटा एंगल उस इंक्लाइंड प्लेन का है। हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को यहाँ से ऐसे नीचे आने में, ठीक है। हाँ, कितना टाइम लगेगा इस L डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना L। जब ये चैम्बर A एक्सेलरेशन से चलेगा तब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा वो एक डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को इन्होंने क्या बोला? L बोला है। ऑप्शन हमारे पास दिए 12g साइन थीटा a कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 12/g साइन थीटा प्लस a साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 12 प्लस g साइन थीटा प्लस a कॉस ऑफ थीटा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 12/g साइन थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से हो रहा है। चलो ढंग से देखते हैं, मैं इस ब्लॉक को थोड़ा ढंग से बनाऊंगा।
देखो मैंने कहा ना, ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक पे इस तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगी एम ए, ये नीचे की तरफ एम जी, ये नीचे इधर एम जी साइन थीटा। अच्छा मुझे एक चीज़ जरा समझाएंगे आप, मैं अगर आपको जरा पूछूं यहाँ पे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ से, ढंग से, ज़रा ढंग से देखिएगा। अगर ये ब्लॉक ऐसा है, इस पर इधर एम ए लग रही है और इधर एम जी कॉस साइन थीटा ऐसे लग रहा है, तो इसका मतलब इस एम ए का, ये ब्लॉक तो ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ब्लॉक पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, इस तरफ। ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ऐसे नहीं होगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट हमें चाहिए होगा, तो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये थीटा, तो इस थीटा की तरफ कितना हो जाता है, एम ए कॉस थीटा। मतलब नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो कितना है, एम ए कॉस थीटा है। अब जरा मैं इस चीज़ को जरा मैं समझूँ, दिमाग लगाऊँ, तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है कि ब्लॉक कितनी डिस्टेंस कवर करता है, बस इतना बताओ। इसका मतलब मुझे यहाँ फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सीधी सीधी बात करूँगा कि यहाँ पर ब्लॉक पे नीचे कितनी फोर्स लग रही है, उसमें मास का डिवाइड करूँगा और एक्सेलरेशन निकाल लूँगा कि इधर एक्सेलरेशन कितना आया। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो टोटल फोर्स यहाँ पर कितनी लग रही है, एक लग रही है एम जी साइन थीटा जो कि इस ब्लॉक को नीचे लाना चाहती है, और एक लग रहा है एम ए कॉस थीटा। इन दोनों के एम से डिवाइड किया तो ए मेरे पास कितना है, एम काटा तो जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा। अच्छा मैंने यहाँ पर प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? मैंने प्लस इसलिए किया क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, ढंग से देखो, ये दोनों भाई साहब, ये एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर ये उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं ना, तब ये दोनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। क्लियर? जिधर एक्सेलरेशन होता है उन दोनों को जोड़ दिया, बात खत्म। ए कॉस थीटा, एक्सेलरेशन मेरे पास निकल गया। अब मुझसे टाइम पूछा है, तो टाइम का आपको शायद याद होगा, आपने अगर लॉ पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन और गति के 3 नियम जो आपने होते हैं, यू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर आपने पढ़ा हो तो उससे ये फॉर्मूला आता है जब u बराबर हमारे पास क्या हो, 0। इस h की जगह आप s रख दो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बुक्स के अंदर ये s में भी दिया हुआ तो डरने की जरूरत नहीं है। और नीचे कितना आएगा, a आएगा। t हमारे पास ये s क्या है, टोटल डिस्टेंस ही तो है, तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, l होगी। ये डिस्टेंस ही तो है, l हो गई। a हमने अभी निकाला, डाल दो, g साइन थीटा प्लस a कॉस ऑफ थीटा। हमारा ऑप्शन कोई तो होगा यहाँ पर, ये रहा ऑप्शन नंबर, ये सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, एकदम परफेक्ट है। कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट, गति के नियम का लॉ, क्या नाम है, मोशन, लॉ ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन हमने लगाई और हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बस मैं अभी क्वेश्चन इतने फास्ट तरीके से इसलिए कर रहा हूँ, ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि ये सब हमने पहले पढ़ रखा है बहुत कुछ। अब अगर मैं हर चीज़ को वापस एक एक चीज़ को, जो डिफिकल्ट आएगा ना, जहाँ मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा, जैसे कि अभी वो ग्राफ वाला आया था, उसमें पूरा कुछ सब कुछ नया था, तो मैंने उसको पूरा डिटेल में समझा है। लेकिन जहाँ पर मुझे लगेगा कि नहीं यार ये हमने पहले भी पढ़ चुका, तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहूँगा, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, सो वेन एवर आई एम फ्री आई विल गिव यू आंसर। सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चंस पूछने के बाद में थोड़ा मुझे रिस्पांस देने का टाइम दीजिएगा और आपके क्वेश्चन को समझने का टाइम दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ रिस्पांस ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। चलिए, नीचे मेरी जो अबाउट के चैनल के अबाउट के अंदर मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आप बस ये बता दो भाई साहब, एक m मास का ब्लॉक है, आपको इतना बताना है कि इसका इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है a बराबर 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है द wedge is pushed with an acceleration of 10√3 meter per second. It seems that the block starts climbing up on the smooth inclined face of the wedge. Time taken by the block to reach on the top. ये कह रहा है भाई साहब ये डिस्टेंस है 1 मीटर की। ये कह रहा है भाई साहब इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा इंक्लाइन प्लेन ऐसे इधर एक्सेलरेट हो रहा है
और इधर एक्सेलरेट होने की वजह से ये ब्लॉक जो है एम ब्लॉक ये ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये हमसे पूछ रहा है इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटी चीज क्लियर करूं, टाइम का फॉर्मूला। पहले हम ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दे दें फिर उसके बाद बात करेंगे। ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं, कितना बेकार आदमी हूं मैं, ऑप्शन नहीं दिए मैंने, छी ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दे देते हैं। चलो भाई साहब, लेट मी एक्सप्लेन। टाइम तो वही ऐसे ही, यही वाला 2h/a, h कितना 1 है, तो इसका मतलब 2 × 1/a। अब a निकालना है, a निकाल लो, आंसर आ जाएगा। a कैसे निकलेगा? नीचे mg cos थीटा, इधर अच्छा आप स्यूडो फोर्स किधर लग रही है? इधर की तरफ लग रही है। इसका ब्लॉक ढंग से बनाते हैं। ये m आप स्यूडो फोर्स किधर लग रही है? इधर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगी। ये इधर लग रहा है mg cos sin थीटा, ये किधर लग रहा है? mg sin थीटा। ठीक है, अब ये इधर mg sin थीटा लग रहा है, किधर लग रहा है? mg sin थीटा, और इधर लगेगा ma cos थीटा। जाहिर सी बात है ना, ये थीटा हो गया, मैंने इसको एंगल माना। भाई यार इतना समझाना पड़ता है तुम लोगों को। ये ma किया, ये थीटा, इसको थीटा माना तो इसका ये इस तरफ से कंपोनेंट बना, तो ये ma cos थीटा इधर की तरफ बना, ma cos थीटा इधर की तरफ बना। आप मुझे बताओ, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ का फोर्स पॉजिटिव, और mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ लेना चाह रहा है, इसलिए क्या बनेगा? mg sin थीटा नेगेटिव, और नीचे कितना आएगा? टोटल मास से कैंसिल कर दिया, और हमारे पास खुशनसीबी है कि थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है, जो ये मैंने बात जानबूझ के बाद में लिखा है ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। तो ये सब कुछ कट गया। ए की वैल्यू हमारे ये m से m कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 10√3, cos 30 की वैल्यू √3/2, m की गया 10, g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2। काट दे भाई साहब, काट दे, तो आंसर आएगा 5। आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 10, रख दो इसको यहाँ पर, 2/10 काटा तो 1/√5। हमारा ऑप्शन नंबर बी सक्सेसफुल। मजा आया? कुछ ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, बस कंपोनेंट बनाना आना चाहिए। देखिए कैसे बनाया कंपोनेंट, वापस देख लो, कंपोनेंट वापस बता देते हैं, कंपोनेंट ढंग से बता देते हैं। इधर mg sin थीटा, इधर गया तो mg, इधर लगेगी स्यूडो फोर्स, तो हमारा ब्लॉक ऊपर की तरफ, यहाँ पे होता थीटा, ये थीटा तो ये ma cos थीटा, ये ma cos थीटा तो ये ma sin थीटा। कंपोनेंट बनाना सीख लो भाई साहब, नहीं पता तो मेरी वेक्टर की वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर मैंने डिट्टो बताया कि कंपोनेंट कैसे बनते हैं। तो चलो भाई, हमारे 7 क्वेश्चंस तो हो गए क्लियर। अरे भाई साहब, हमारे 7 क्वेश्चंस तो हो गए क्लियर। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आ रहा है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टन टन। चलो भाई 8वां क्वेश्चन। ओके, सो 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया खेल गए गुरु। ये 1 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक बिडू, ये बीच में ऐसा कनेक्ट, ये F, यहाँ 15 न्यूटन फोर्स, और यहाँ पर F डैश है हमारे पास 2t, t बराबर हमारे पास दिया है 2 सेकंड, तो हम, और हमारे पास यहाँ μ1 दिया है 0.6, हमारे पास यहाँ μ2 दिया 0.5। ऑप्शन तो अब हम लिखेंगे, ऑप्शन है 4 नॉर्थ ऐसे, सॉरी नॉर्थ नहीं है, 5 न्यूटन ऐसे, 2 न्यूटन ऐसे, 5 न्यूटन ऐसे, सी 0 न्यूटन ऐसे, 10 न्यूटन ऐसे, और डी 1 न्यूटन ऐसे और 10 न्यूटन ऐसे। अब मतलब क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में बोला क्या?
इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस एंड टाइड बाय द सेम स्ट्रिंग, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज द बोथ ब्लॉक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द फोर्स। तो हमसे पूछा है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का फोर्स, ये स्ट्रिंग वाला, कि मतलब ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ जाएगा। हमसे ये पूछा क्या ब्लॉक रुका हुआ रहेगा, ब्लॉक रुका हुआ रहेगा, तीनों में से एक कंडीशन होती है, मैं बता देता हूँ। अच्छा देखो, मैंने आपको, शायद आपको याद होगा, मैंने पिछला क्वेश्चन या उससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था, जहाँ मैंने आपको कहा था कि जितनी हमें फोर्स दिखती है एक्चुअल में फोर्स उससे ज़्यादा होती है। हो सकता है ना, मुझे देखो ये 15 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ब्लॉक खिसकेगा। पहले मैं पता तो करो ब्लॉक खिसकेगा या नहीं खिसकेगा। तो चलो पता करते हैं। इस ब्लॉक की F1 ब्लॉक मान लेते हैं, इसका F1 फ्रिक्शन मानते हैं। फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एम जी, तो फ्रिक्शन होगा म्यू कितना हो गया 0.6, एम कितना हो गया इसका 1, जी हो गया 10। आंसर कितना है 6 न्यूटन। F2 में डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, म्यू 2 एम जी, ये कितना हो गया 0.5, 2 इंटू जी, सॉरी 10। आंसर कितना आ गया 10 न्यूटन। जरा दोनों को जोड़ो तो हमारे पास कितना है 16 न्यूटन। लेकिन 16 न्यूटन तो मेरे पास ये फोर्स आया। अब मैं यहाँ पर नेट फोर्स निकालता हूँ, क्योंकि एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ये टी बराबर 2 रखूंगा तो एफ डैश मेरे पास कितना आएगा 4 न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स निकालनी है तो कम में से ज़्यादा में से कम को माइनस करो तो 11 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स कितनी 11 न्यूटन। अगर आप ढंग से देखो तो ये फ्रिक्शन फोर्स 11 न्यूटन से क्या है ज़्यादा है, मतलब ये जो खींचने वाली फोर्स है ये कम है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स खींचने वाली फोर्स से ज़्यादा है। मतलब ये ब्लॉक इधर जाना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो इतनी है भाई साहब, इसका मतलब ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा, चलेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है ज़्यादा है। और ब्लॉक को खिसकाने के लिए आपके पास फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब यहाँ पर मैटर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ब्लॉक चलेगा नहीं, ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। इसका मतलब मोशन इधर की तरफ नहीं होगा, मोशन किधर होगा इधर की तरफ। मतलब आप इसको कितना भी खींच लो ब्लॉक इसी डायरेक्शन में रहेगा। और इससे हमें पता चल गई ट्रिक और आंसर भी पता चल गया। आंसर क्या है डी। क्यों, एरोस देखो, ब्लॉक इधर जाना चाहता है लेकिन ब्लॉक रहेगा किधर, इस साइड में, ढंग से देखो, ब्लॉक जाना उधर चाहता है लेकिन ब्लॉक का एरो तो किस साइड में, इस साइड में। ब्लॉक रहेगा तो इधर ही, क्योंकि इतनी फोर्स हमारे पास नहीं है भाई साहब जो फ्रिक्शन को अपोज कर सके। इसका मतलब ब्लॉक्स रुके हुए रहेंगे जब तक आप 11 न्यूटन की फोर्स आप खींचते रहोगे ब्लॉक को, ब्लॉक वहीं रुका हुआ रहेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आप इधर खींच रहे हो लेकिन ब्लॉक इस डायरेक्शन में रुका हुआ रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि ये दोनों इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। एक चीज क्लियर होगी। दूसरा तरीका पहचानने का, इन दोनों का सम करो कितना हुआ 11 न्यूटन, ये हमारी नेट फोर्स के क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम इससे भी हमने तरीका पता कर लिया कि भाई ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और हम सत्य घटना पर आधारित बातों को माना करते हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे हमारा फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स निकाल लेते हैं, उससे प्रूफ हो जाएगा कि हमारा मामला सही है या गलत है। चलो निकाल लेते हैं। जरा ढंग से देखो, स्ट्रिंग पूरा सेम है। मैं मान लेता हूँ इस ब्लॉक की वजह से टेंशन किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ। अभी मैं इस ब्लॉक की तरफ आ रहा हूँ। अब ये ब्लॉक क्या है मेरा, रुका हुआ है। 1-2 मिनट में इसमें एक डाउट आ रहा है मुझे। हाँ ठीक है। मैं तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट था कि क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू 0.5 ही है। ठीक है, वो हो सकता है कि आई एम सॉरी, थोड़ी गलती हो जाती है बच्चाओं में भी। तो मान लेते हैं इस ब्लॉक पर इधर की तरफ, अगर मान लेते हैं ये ब्लॉक 1 मिनट के लिए टेंशन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर ये ब्लॉक इधर मूव करता तो फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, इधर की तरफ। हाँ या ना, इधर की तरफ लगना चाहिए, जाहिर सी बात। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है। जब ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है तो मैं लिखूंगा T = 4 + F1। ये F1 क्या है, मेरा फ्रिक्शन, ये वाला। ये मैंने क्यों लिखा, ये क्या है T = 4 + F1। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ भाई साहब कि यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है ना, ये जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स किधर लग रही है, इस तरफ। और फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, इस तरफ। क्योंकि ढंग से देखो, ये ब्लॉक इधर की तरफ खिसक रहा है, फ्रिक्शन उल्टा चलता है और यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही है। इसका मतलब ये दोनों इसके ऐड हो जाएंगे। बात खत्म, टेंशन नहीं हुई ना।
ये 4 न्यूटन तो इसकी फोर्स है जो निकाली, समझ गए। सेम डायरेक्शन में होता तो फोर्स ज्वाइन हो जाती है, आपको पता ही है। क्लियर। अब ये ब्लॉक इधर की तरफ है, इधर की तरफ फोर्स एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। फोर्स मैं मान लेता हूँ एक्सेलरेशन इस तरफ होगा तो 15 न्यूटन इधर की तरफ, फ्रिक्शन इधर की तरफ। इन दोनों को उठा के रखो, सेम है देखो, तो टेंशन सेम ही होता है। तो 4 + F1 = 15 - F2। इन दोनों को करोगे ना सॉल्व तो आंसर आएगा 11 न्यूटन। आप दो कंपोनेंट देखिए, किन्हीं भी दोनों को जोड़ के लेने पर देखिए क्या 11 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 11 आ रहा है। और हमारा जो नेट फोर्स था वो भी कितना 11 ही है। और जाहिर सी बात है क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है तो वो जो रुका हुआ रहेगा, क्यों रहेगा, जब तक उसकी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाती, और ब्लॉक पे इतनी ही फोर्स लगती है। ये क्वेश्चन ज़्यादा डाउटफुल नहीं है, इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। सबसे पहले तो आपको हमेशा चेक करना होगा, जब भी ये बात करेगा ना किसी चलते हुए ब्लॉक की, आपको चेक करना होगा कि क्या वास्तव में ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके लिए आपको इन सब के फ्रिक्शंस वगैरह निकाल कर कैलकुलेट करके चेक करना होगा कि क्या इनकी जो वैल्यू है वो उस जो फोर्स की वैल्यू उससे कम है कि ज़्यादा है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ब्लॉक रुका हुआ है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी तो ब्लॉक चल रहा है। हमने देखा ज़्यादा है तो ब्लॉक रुका हुआ है। और मैंने ट्रिक क्या बताई आपको, ट्रिक नहीं है तो सीधी बात है, जब ब्लॉक इधर की तरफ धक्का दोगे चल ही नहीं रहा है, वो रुका हुआ तो रुका हुआ इसी डायरेक्शन में रुका हुआ रहेगा ना, तो इसका मतलब ये सही है। यहाँ हमारे 8 क्वेश्चंस कवर हो गए, 8 क्वेश्चंस कवर हो गए। 8 था या 7वां था, अब शायद 8 हो गए होंगे। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है 9वां क्वेश्चन। लास्ट इसलिए क्योंकि 10वां क्वेश्चन तो आप ही लोग करके दोगे मुझे, और ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। वैसे तो अच्छे तो सारे क्वेश्चन ही होते हैं, दिमाग पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना सॉल्व करता है। देखो जेई को हाइप मत बनाओ, जेई इसलिए करो क्योंकि यहाँ आपको रियल स्ट्रगल मिलेगा, और जो जितना ज़्यादा जूझता है ना वो लाइफ में उतना ही ज़्यादा सक्सेस होता है। जब तक आप जूझोगे नहीं आप लाइफ में शाइन नहीं मार सकते, उसके लिए आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप जेई को इसलिए मत करो कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो या फिर आपको आईआईटी चाहिए, या आईआईटी के बगैर ज़िंदगी नहीं है, आप ऐसा मत कर सोचो। आप जेई को इसलिए करो क्योंकि वो टफ़ है, और टफ़ चीज़ों को जब आप करोगे तो लाइफ में जो स्मॉल चीज़ें हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगी, क्योंकि छोटी मोटी हर परेशानी इंसान को दुख तो देती ही है। तो टफ़ चीज़ें करोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप ज़िंदगी में कुछ भी करो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि भाई साहब आप एक बहुत बड़े कंपटीशन को फेस करके आए हो। ठीक है, तो चलो मोटिवेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले अगर ढंग से देखो तो इसने हमसे सिर्फ इतना पूछा है भाई साहब, क्वेश्चन में कहा गया द फोर्स ऑफ अप्लाइड ऑन द क्लैम्प, इस क्लैम्प पे कितना फोर्स लग रहा है, पुली नंबर पी पे कितना फोर्स लग रहा है, हमको उतना बताना है। तो सबसे पहले जगह ढंग से देखो तो यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, किसकी वजह से, एक एक्सेलरेशन इस 2m की वजह से एक्सेलरेशन होगा, जाहिर सी बात है, ये इतना भारी मास है तो ये इसको इधर खींचेगा, इधर की तरफ आएगा। तो पहले एक्सेलरेशन निकाले थे, एक्सेलरेशन कितना होगा 2m, यहाँ पे इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा mg sin थीटा। अगर आप ढंग से देखो तो ये mg sin थीटा की वजह से ही खिसक रहा है, इसका मतलब टोटल फोर्स क्या होगी 2mg sin थीटा अपॉन, अब टोटल मास कितना है 2m + m। अच्छा sin थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या यहाँ पर हमें, हाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है हमारे पास, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया तो 2m, 30 डिग्री की 1/2 ये 3m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है g/3। आंसर हमारे पास कितना है g/3, ये मैंने g नहीं लगाया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे हमसे क्या कहा है, इस क्वेश्चन में, अच्छा हाँ ऑप्शन दे दिया ना मैंने, इस क्वेश्चन में आगे हमसे कहा है कि भाई साहब अब आप टेंशन बता दो, क्या बता दो, टेंशन बता दो। तो मैं एक बात बोलता हूँ, इस ब्लॉक में ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, इसका मतलब टेंशन इधर की तरफ T। अब ये सिंगल ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया टेंशन फोर्स के इक्वल होता है T = A बराबर कितना होगा g/3, तो ये कितना आ गया mg/3। अब क्योंकि स्ट्रिंग स्टेम है तो यहाँ भी जितना टेंशन होगा वो यहाँ भी उतना ही टेंशन होगा, जाहिर सी बात है। तो चले अब हमने इस ब्लॉक का टेंशन निकाल दिया, अब 2m वाले पे निकाल दिया। अब 2m वाले के लिए यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पर 2m वाले के लिए हमें एक बहुत ही खतरनाक चीज़ ध्यान रखी होगी, वो ये ध्यान से देखिएगा।
मैं इसका डायग्राम थोड़ा, मेरे पास थोड़ा इसका पेचीदा है इसलिए मैं इसको देख के बना रहा हूँ, ठीक है। टी ओके, टी कॉस ऑफ 30, ये मैं देख के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा क्या सब मिक्सअप हो चुका है ना, काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिक्स हो रहा है, इसलिए मैं इसको देख के बना रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन और करवाना ना और इन दोनों का सेम डायग्राम है इसलिए। चलो चलो, अगर आप ढंग से देखो तो इस पुली में ये फोर्स इधर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, लेकिन यहां पर हमसे पूछा है रिजल्टेंट हमें निकालना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर क्लैंप पे, इस क्लैंप पे फोर्स लगना है। अच्छा देखो, इस क्लैंप पे एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, इसका मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स बीच के अंदर इसके लग रही है। ये एक्चुअल में ऐसा है, अगर ढंग से देखो तो एक इधर लगनी चाहिए, एक इधर लगनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ लग रही है, बीच में लग रही है। इसका मतलब ये जो लग रहा है वो एक रिजल्टेंट फोर्स है। क्या है? एक रिजल्टेंट फोर्स है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है नीचे की तरफ, सॉरी इधर की तरफ t cos ऑफ 30 डिग्री माइनस का i, और नीचे की तरफ प्लस नीचे की तरफ t sin 30 डिग्री माइनस का j। ये मैंने क्यों लिया? अगर ढंग से देखो, ढंग से देखना, आप पुली को देखो, आप पूरे सिस्टम को देखो, आप पुली को देखो, पुली में फोर्स इधर लग रही है। एक्चुअल में तो पुली अगर ढंग से देखा जाए तो पुली में रस्सी ऐसे है, लेकिन हमारा ब्लॉक प्लेन की वजह से कहाँ है, ऐसे। इसका मतलब ये इसके कंपोनेंट से मिलकर यहाँ पर ये जो बीच वाली फोर्स है वो क्या होती है, रिजल्टेंट होती है। आप भी जानते हैं कि जब दो वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं तो बीच वाले को क्या कंसीडर करते हैं, रिजल्टेंट कंसीडर करते हैं। तो अगर ये ऊपर है ये नीचे, तो ये वाला कितना होगा, रिजल्टेंट भी तो हुआ। तो मतलब ये जो हमारे पास निकल रहा है वो क्या है, रिजल्टेंट है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, टी की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, टी की वैल्यू कितनी है, mg/3 रख दो। cos 30 की वैल्यू, पहले मैं इसको ढंग से सॉल्व करता हूँ। आया cos 30 कितना होता है हमारे पास, √3/2, तो mg√3/3, mg की वैल्यू रख दी √3/3 i कैप माइनस mg sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो गया 6, ठीक है, माइनस का j कैप। ये मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू निकल गई। अब हो क्या रहा है, इस क्लैंप पे जो फोर्स लगेगी ना, अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी जो पुली है, पी पुली जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये टोटल किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। हमारे पास रिजल्टेंट तो हम निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट है ये प्लस में, इसको उधर भेजा तो ये माइनस में हो जाएगा, रिजल्टेंट माइनस में रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, ये पूरा। अब ये पूरा माइनस में है तो इसका अंदर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना है, mg√3/3 प्लस mg j कैप i कैप अपॉन 6। ये हमारा क्लैंप पे लगने वाला फोर्स है। अच्छा देखिए, इसका आंसर हमने कहीं पे मिलेगा क्या, देख लेते हैं। अगर इसको आप ढंग से सॉल्व करो तो ये आपका ऐसा आएगा, 2 मिनट, हाँ ये बिल्कुल सही है, sin 30 की वैल्यू ही आई है यहाँ पे। क्या मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ी की है क्या, हमारा आंसर मिसमैच कर रहा है क्वेश्चन। अच्छा सॉरी फॉर इट्स माय मिस्टेक मेरी है, सॉरी। यहाँ ऑप्शन में एक्चुअल में यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, 4 ऑप्शन दिए थे ना, हाँ सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। एक्चुअल में अगर ढंग से देखो तो इस टी के अंदर इधर एक फोर्स और लग रहा है, वो है टेंशन फोर्स खुद का भी। कैसे, ढंग से देखते हैं, वापस से देख लो थोड़ा इसको, ये मैंने थोड़ा यहाँ पर गलती कर दी। एक्चुअल में यहाँ पर एक स्ट्रिंग का भी टेंशन लग रहा है, और इस पुली पी का ये कंपोनेंट है, टी साइन थीटा इस पुली पी का कंपोनेंट है, तो इस पुली पी का कंपोनेंट है टी साइन थीटा, और इस स्ट्रिंग पर जो लगने वाला टेंशन है वो दोनों, ये दोनों जुड़ेंगे। तो सॉरी मुझे यहाँ पर गलती होगी, तो टी प्लस टी साइन 30 डिग्री। अब मैं समझे यहाँ पर थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो मैंने इसको बहुत छोटे तरीके से बनाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो टी कॉस ऑफ 30 कितना था अभी हमारे पास, mg√3/2, तो ये कितना आ जाता है 6, ये 3 था तो 6 आ गया नीचे, ठीक है, माइनस का i कैप
माइनस ये इस पूरे को करते हैं तो mg, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, mg/3 प्लस mg/6 माइनस का g कैप। एलसीएम ले लो आप तो ये बनेगा मैं इसका 2 मिनट पहले एलसीएम ले लेता हूँ प्लस नहीं करके, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं। mg 1/2 होता है और 80 mg/3 था, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 mg हो जाएगा 3 mg, तो हमारे पास बचे कितना mg/2 माइनस का जे कैप, यानी कि यहाँ पर mg/2 बचेगा। अब वापस यही चीज़ फोर्स माइनस रिजल्टेंट के बराबर होती है, इसको प्लस से कर दो तो ये बचा कितना mg√3 i कैप प्लस mg j कैप 2 और ये 6। इसका आप अगर 1/6 mg/6 को बाहर ले लो तो ये ऐसा बनेगा √3 i कैप प्लस 3 j कैप। क्या हमारा कोई ऑप्शन ये रहा? ऑप्शन नंबर बी ये रहा। अब मैं थोड़ा इसको वापस एक बार समझा देता हूँ। हुआ क्या है कि हमने कहा इस क्लैंप पे फोर्स, क्लैंप मतलब पुली पी का जो एक क्लैंप है ना, ये है क्लैंप, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना, बस हमें वो देखना था। तो हमने देखा कि ये स्ट्रिंग ऐसे है तो एक रिजल्टेंट फोर्स की तरह वर्क कर रही है, तो हमने इस रिजल्टेंट के 2 कंपोनेंट बनाए, इधर थीटा का और इधर भी थीटा का। इधर थीटा का बना तो थीटा का mt cos थीटा, क्योंकि टेंशन की वजह से हो रहा है, और यहाँ पर फोर्स कितनी टेंशन है इसलिए t cos थीटा, और इधर कितनी है t sin थीटा। लेकिन इस स्ट्रिंग पे ऑलरेडी एक फोर्स m की वजह से भी तो लग रहा है t, ये अभी जो हमने टी लगाया ये भी तो है ना, ये कहाँ जाएगा, ये भी तो रखना पड़ेगा, तो मतलब ये भी इसी साइड में लगेगा। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास ये जो एक रिजल्टेंट फोर्स निकल गई। अब डायरेक्शन इसलिए बताइए क्योंकि हमसे क्वेश्चन में डायरेक्शन कंसिडर की गई, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन कंसिडर नहीं करता तो मैं नहीं निकालता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में है तो मुझे कंसिडर करना पड़ा। लेकिन आपको मैं कहता हूँ डायरेक्शन कंसिडर करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि रिजल्टेंट में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो और अगर कोई ये बच्चा ये सोच रहा है कि मैंने आंसर्स यहाँ पर ऐसे लिख के रखे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, डायग्राम्स बहुत हार्ड होते हैं, समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो डायग्राम्स को पहले से बना के रख लेता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो आपको समझाने में। हो सकता है मैं डायग्राम की कोई चीज़ मिस कर जाऊँ क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले क्वेश्चंस मुझे भी देखने पड़ते हैं। तो ये थी हमारी 9 क्वेश्चन आज हमने करा दिए। 10वां क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन को आपको मुझे सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ कमेंट जरूर कर दें, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर कर सकता है, कमेंट में मैसेज कर सकता है। तो हमारे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें।